हाय गाइस, वेलकम बैक सब्सक्राइब। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं मेनिंगोकोकस, जिसे कहते हैं नाइसीरिया मेनिंजिटाइडिस। ये आंसर आपको आ सकता है एज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जैसे कि ये इसमें पैथोजेनेसिस पूछा जा सकता है, आपको कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा सकता है, लैब डायग्नोसिस पूछा जा सकता है, पैथोजेनेसिटी या फिर क्लिनिकल फीचर्स भी पूछा जा सकता है ऑफ मेनिंगोकोकस। इसे नाइसीरियन मेनिंजिटाइडिस भी कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस भी जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। पढ़ने जाने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ मेनिंगोकोकस। आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे नोट्स दिखाए जो जा रहे हैं, उसकी नोट्स आपको इंस्टाग्राम के पेज पे हमारे मिल जाएगा, जिसका नाम है कक्षा मेरिट। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो कोकस में हमें सबसे पहले ये लिखना पड़ता है कि वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। ओके, अभी ये मेनिंगोकोकस है तो इसका है ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है ये। ओके, ये एक ग्राम नेगेटिव कोकाई है। इसका डायमीटर है 0.6 to 1 म्यू इन डायमीटर, यानी कि एकदम छोटा सा है ये। ओके, आइए पहले सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये है ये है डायग्राम ऑफ मेनिंगोकोकस। देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे बाहर बाहर के आपको सबसे पहले यहाँ पे बाहर की तरफ दिख रहा है ये कैप्सूल। उसके बाद में दिख रहा है आपको पिलाई, एंड देयर इज वन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एज वेल। ओके, इसे पिलाई है तो आप ये जरूर याद रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेनिंगोकोकस, यहाँ पे जो कॉकस है उसका मतलब है ये राउंड शेप है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में। इसके अलावा आपको इसमें से पता चल रहा है कि ये एक डिप्लोकोकाई है। देखिए, यहाँ पे 2 राउंड सर्कल्स है। ओके, तो 2 राउंड सर्कल्स जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको पॉइंट आउट किया हुआ है, तो इट इज अ डिप्लोकोकाई। ऐसे आप लिखना है आपको एग्जाम में। ओके, इसके अलावा इसके पास तो कैप्सूल भी है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। एंड वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट हियर इज, देखिए, इट इज ऑलवेज अरेंज्ड इन पेरिस विद एडजेसेंट साइड्स फ्लैटेंड। जैसे कि मैंने कहा था कि एक डिप्लोकोकाई है और इसके एडजेसेंट साइड्स फ्लैटेंड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया तो ये फ्लैट हो गया डिप्लोकोकाई में आपस में। इसके अलावा यहाँ पे यहाँ पे ये कहा गया है कि देयर a long axis of the corpus is at long axis of the corpus is at right angle to the line joining the two cocci. Okay, and they are generally intracellular. Intracellular माने कि ये जो मेनिंगोकोकस है वो हमेशा ब्लड में ऐसे ही नहीं घूमता रहता है। ओके, ब्लड में इसके लिए एक सहारा होता है घूमने के लिए, जो देता है न्यूट्रोफिल्स। अपने बॉडी के न्यूट्रोफिल्स इसको सहारा देते हैं। माने अगर मेनिंगोकोकस अगर ब्लड में इसको इन्फेक्शन फैलाना है तो उसको न्यूट्रोफिल्स के अंदर जाकर बैठना पड़ेगा, तो ही इन्फेक्शन फैलेगा। ओके, तो दिस इज इसको बोलते हैं हम इंट्रासेल्यूलर। ओके, तो जैसे कि अगर वो एक सेल के अंदर एक बैठा हुआ है, ओके, ये मेनिंगोकोकस, तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही घूम फिर नहीं सकता है, तो हो गया ये नॉन मोटाइल। किसके ही साथ? ये है एक नॉन स्पोरिंग मेनिंगोकोकस। ओके, और नॉन कैप्सुलेटेड यहाँ पे क्यों लिखा गया है? क्योंकि इन द बॉडी इट इज नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म। यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रेश आइसोलेट्स आर कैप्सुलेटेड। जब बॉडी के बाहर निकलते हैं ये बैक्टीरिया, तो ही वो फ्रेश आइसोलेट्स में कैप्सुलेटेड पाया जाता है। ओके, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। लॉन्ग एक्सिस ऑफ द कॉकस इज एट राइट एंगल टू द लाइन जॉइनिंग द टू कोकाई। ये कैसे होता है, देखिए, देखते हैं। ओके, दिस इज द मेनिंगोकोकस का डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे मैंने बीच में एक लाइन खींच दिया। ओके, और ऐसे एक लाइन खींच दिया, तो ये आपको दिख रहा है इट इज परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन बीच में मैंने खींची है वो है राइट एंगल में। ओके, तो ऐसे ही परपेंडिकुलर बनाता है डिप्लोकोकाई आपस में। ओके, सो यही लाइन आपको लिखना है एग्जाम में भी। आइए बढ़ते हैं कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ओके, अभी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ये पाया जाता है कि इट कैन नॉट ग्रो ऑन एन ऑर्डिनरी मीडिया। देखिए, दिस इज अ स्पेशल बैक्टीरिया। ओके, तो स्पेशल बैक्टीरिया के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन जरूरी होता है। इसका अटैक कहाँ पे होने वाला है? ब्रेन में, ऑब्वियसली।
ओके। तो ब्रेन में इसको अटैक करने के लिए एक अलग से मीडिया प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, नरिशमेंट उसको मिलता है। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? तो it cannot grow on an ordinary media. Okay, it grows well on enriched media. Enriched media माने जहाँ पे उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। न्यूट्री और ऐसा दे आर स्ट्रिक्ट एरोब्स। स्ट्रिक्ट एरोब्स आप कैसे याद रख सकते हो? ब्रेन में ना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हमेशा अवेलेबल होता है, तो दैट इज वाई दे आर ऑल्सो फाउंड देयर। तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्ट एरोब्स। ओके, इसको हमेशा ऑक्सीजन प्रोवाइड होता ही है। और और अगर कभी कभी जब एस्फिक्सिया जैसा स्टेट होता है, जब ब्रेन को बहुत कम ऑक्सीजन मिलता है, तो ऐसी चीजों में जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है ब्रेन में, तो ऐसे कंडीशंस में ना ये जो मेनिंगोकोकस है उसको फेवरेबल करता है, तो इट विल ग्रो फर्दर। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो स्ट्रिक्टली एरोब्स एंड द अनदर थिंग इज, अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो ये आराम से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, दिया है वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 35 टू 36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये अपना होम्योस्टेसिस का टेम्परेचर है। ओके, और इसका ऑप्टिमम पीएच है 7, यानी कि जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है, उन सारे बैक्टीरिया पे ये लागू होता है कि उन सारे बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है अपना होम्योस्टेसिस टेम्परेचर, और पीएच हमेशा होता है 7। तो दिस इज वेरी इजी, दिस कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल बैक्टीरिया। ओके, दिस वॉज कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आगे हम बढ़ते हैं मीडिया की तरफ। ओके, सबसे पहले अभी मीडिया यहाँ पे क्या यूज होगा, वो होगा चॉकलेट मीडिया। ओके, जब इसका ट्रिक क्या है देखिए, जब हमको वीकनेस लगता है, तो सबसे पहले एग्जाम टाइम पे जब हमको वीकनेस लगता है, ज्यादा पढ़ाई की वजह से टेंशन होता है तो वीकनेस लगता है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? सबसे पहले चॉकलेट ज्यादा खाएंगे आप, या तो कोई एनर्जी ड्रिंक पिएगे आप। एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है, ज्यादातर ग्लूकोज पाया जाता है। ओके, और चॉकलेट, मैंने जो चॉकलेट कहा ये क्यों कहा है, क्योंकि ये भी चॉकलेट में ही ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो होगा। ओके, तो ये होता है सबसे ज्यादा ब्लड अगार पे। ब्लड अगार जो हर चीज में पाया जाता है, दिस इज यूनिवर्सल फॉर ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ओके, देन कम्स चॉकलेट अगार विच आई टोल्ड। बाद में आता है म्यूलर हिंटन स्टार्च केसिन हाइड्रोसाइलेट अगार, एंड उसके बाद में आता है एक सिलेक्टिव मीडिया जिसका है मॉडिफाइड थेयर मार्टिन मीडियम विच इज यूजफुल फॉर कंटेमिनेटेड स्पेसिमेन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जाने वाली हूँ जिससे आप ये सारे मीडिया एक ही गो में याद रख सकते हैं। आइए वो ट्रिक देखते हैं। ओके, सी एच। ओके, सी एच से आता है केसिन हाइड्रोसाइलेट अगार एंड चॉकलेट अगार। चॉकलेट का सी एच लेते हैं हम, और इससे आएगा हमारा सी एच केसिन हाइड्रोसाइलेट अगार। ओके, ये सबसे पहला हो गया। इसके बाद में एक आएगा एम एच। देखिए, सी एच से मैंने अटैच किया है एम एम एंड एच। ओके, एम एंड एच से आएगा म्यूलर हिंटन अगार, म्यूलर हिल्टन अगार। ओके, ओके, अभी अपना आता है लास्ट वाला थेयर मार्टिन मीडियम। तो टी एंड एम, टी एंड एम, देखिए मैंने जो एम लिखा था एम फॉर एम एच अगार, उसे ही मैंने अटैच किया है एम के साथ टी। तो टी एंड एम, थेयर मार्टिन मीडियम। ओके, सो अगर आप ये जब पढ़ने वाले हो ना, तब आपको इसी तरह से याद रखना है। यू कैन राइट दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस एज अ ट्रिक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम कॉलोनी कैरेक्टर्स की तरफ। ओके, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि इट इज मेनली इसका जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा ब्लड अगार। ओके, उसके बाद में आएगा एमएच अगार, जो कि मैंने अभी जस्ट ट्रिक में आपको समझाया। इसके बाद आएगा सी एच अगार, जो केसिन हाइड्रोसिलेट है उसको हम बोलेंगे सी एच। ओके, जैसे मैंने आपको जस्ट ट्रिक में समझा, सी एच चॉकलेट में से सी एच याद रखेंगे हम। ओके, अब जो कॉलोनी कैरेक्टर्स है, स्टार्टिंग में मैंने आपको मीडिया में समझाया, मॉर्फोलॉजी में समझाया था कि ये एक बहुत ही टाइनी बैक्टीरिया है। ओके, तो इसके लिए भी एक निमोनिक है। कैसे याद रखेंगे हम?
हम इसको कैसे याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिखाती हूँ आपको। 4 चीजें हैं आपको याद रखने की। स्मॉल, ओके, शाइनी, स्मॉल, शाइनी, सॉफ्ट, ओके, एंड राउंड। राउंड तो है ही क्योंकि कोकस हमेशा राउंड बैक्टीरिया होता है। यही आपको लिखना है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। आइए अभी देखते हैं। देखिए, जस्ट मैंने आपको जस्ट समझाया कि ये होता है स्मॉल, 1 mm इन डायामीटर, राउंड होता है क्योंकि ये कॉकस है, एंड ग्रे होता है यानी कि ये एक कलरलेस बैक्टीरिया है। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको, कोई कलर नहीं था उस डायग्राम में, ओके। तो ये है एक कलरलेस वाला बैक्टीरिया। और ये है स्मूथ, जैसे कि जस्ट आप मैंने आपको निमोनिक समझाया, स्मॉल, स्मूथ एंड शाइनी। शाइनी क्यों? क्योंकि ये ग्लिसनिंग है ना, तो ग्लिसनिंग माने शाइनी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट क्या बताया कि ये चॉकलेट अगार में बहुत अच्छे से ग्रो हो पाता है, ओके। चॉकलेट अगार में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो पाता है। तो चॉकलेट अगार में ये कैसे होगा? अगर इसको चॉकलेट मिलता है चॉकलेट अगार में ग्रो करने के लिए, तो जो ये साइज होता है ना, वो और भी ज्यादा अच्छे तरह से ग्रो हो पाएगा। यानी कि इट इज स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द ब्लड अगार। दिस इज यू हैव टू रिमेम्बर, ओके। जो हम उसके पहले पढ़ा था ना, वो ब्लड अगार का था। जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको कहा था, स्मॉल राउंड कॉन्वेक्स शाइनी, ओके। और ये जो चॉकलेट अगार है, उसके रिलेटेड हमको ये जानना है। चॉकलेट अगार पे ना, ये इसका फेवरेट मीडियम है चॉकलेट, ओके। तो अगर इसको चॉकलेट मिल गया तो ये और भी ज्यादा अच्छे तरह से काम कर पाएगा, ओके। तो इसी यहाँ पे हमको मिलेगा स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द ब्लड अगार, ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शंस पे इसके, ओके। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एक कैटलिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। कैटलिस्ट पॉजिटिव है एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव। ब्रेन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना है, ऑक्सीजन। एंड मैंने कहा था ये कार्बन डाइऑक्साइड में भी अच्छे तरह से ग्रो कर पाएगा अगर इसको मिल जाता है तो इसका निमोनिक है CO। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऐसे याद रख सकते हैं, CO2 होता है। लेकिन आपको ये ऐसे याद रखना है, C से कैटलिस्ट, O से आ जाएगा ऑक्सीडेज। कैटलिस्ट पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ओके। एंड अभी मैंने जस्ट आपको कहा था कि अगर इसको ग्लूकोज मिल जाता है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। यानी कि सबसे पहले मैंने जो आपको निमोनिक बताया था कि अगर हमको वीकनेस होता है एग्जाम टाइम पे, तो हम क्या सबसे पहले लेंगे? सबसे पहले तो हम लेंगे चॉकलेट्स, और उसके अलावा हम लेंगे ठंडा ठंडा एक एनर्जी ड्रिंक, ओके। क्योंकि एनर्जी ड्रिंक में होता है ग्लूकोज, ओके। तो यहाँ पे भी ये ग्लूकोज एंड मैल्टोज बाय ऑक्सीडेटिव अटैक से इट विल यूटिलाइज। इसको ग्लूकोज एंड माल्टोज, सुक्रोज नहीं है, ओके। ये याद रखने का है कि सुक्रोज नहीं है। ग्लूकोज एंड मैल्टोज को कैसे याद रखेंगे हम? GM, ओके। दिस इज द निमोनिक फॉर दैट, ओके। इट विल नॉट अटैक लैक्टोज एंड सुक्रोज। लैक्टोज एंड सुक्रोज पे कोई लेना देना नहीं है इसका, ओके। ओनली G and M यानी कि ग्लूकोज एंड मैल्टोज पे ही ये असर करेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं एंटीजेंस प्रेजेंट की तरफ। एंटीजेंस में हमको सबसे पहले ये देखने का है कि कैप्सूलर एंटीजन, जैसे कि मैंने अभी जस्ट ये डायग्राम में दिखाया था। आइए वापस से एक बार डायग्राम देख लेते हैं। सी, दिस इज द डायग्राम, ओके। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो है कैप्सूल, यहाँ पे जो लिखा गया है, ओके। तो दिस इज द कैप्सूल। तो कैप्सूल में होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ओके। कैप्सूल कहाँ से, कौन से मटेरियल से बना होता है? पॉलीसैकेराइड से बना होता है। अब हम कैप्सूल पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करने वाले हैं, ओके। देखिए, यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं तो हमने 3 चीजें कवर कर ली हैं, मॉर्फोलॉजी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीडिया यूज्ड। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड के बारे में, ओके।
यस, कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड में आता है एंटीजेंस। एंटीजन से ही तो वो बॉडी में हमला करेगा, ओके, इन्फेक्शन फैलाएगा बॉडी, क्योंकि इसके पास एक कैप्सूल है, तो कैप्सूल में आएगा एक कैप्सूलर एंटीजन, ओके। कैप्सूलर एंटीजन इट हैज पॉलीसैकेराइड इन नेचर। कैप्सूल किससे बना हुआ है? पॉलीसैकेराइड से। ये आपको याद रखना है, पॉलीसैकेराइड विथ एंटीजेंस, ओके। So, on the basis of the capsular antigen, meningococci have been divided into 13 serogroups. कितने ग्रुप्स आपको याद रखने हैं? 13. ओके, तो ये अलग अलग ग्रुप्स में पाया जाता है। Everyone has a different kind of capsule which is almost of the same nature. ऑलमोस्ट सेम ही नेचर का होगा, लेकिन माइनर डिफरेंस होता है। इसके लिए 13 सीरो ग्रुप्स पाए जाते हैं। कितने? रिपीट विथ मी, 1, 3, 30, ओके। एंटीजेंस भी उसी तरह से अलग अलग थोड़ा होता है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं पैथोजेनेसिटी। सो ये विरुलेंस फैक्टर्स जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है वो है पैथोजेनेसिटी का हिस्सा, ओके। पैथोजेनेसिटी के लिए भी टू रिमेम्बर पैथोजेनेसिटी फीचर्स देयर इज अ वेरी सिंपल निमोनिक। ये सिंपल निमोनिक ही आपको एग्जाम में यूज करना है एंड दिस विल गेट परफेक्ट मार्क्स फॉर दैट, ओके। आइए हम निमोनिक देखते हैं वो, ओके। अब पैथोजेनेसिटी में विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ मेनिंगोकॉकस के लिए एक बहुत ही इजी निमोनिक है जो कि है AA, ओके, AA। अभी सबसे पहले AA में से सबसे पहले आएगा पिलाई, ओके। नेक्स्ट आएगा कैप्सूल, कैप्सूल, क्योंकि ये एक एंटीफाइगोसाइटिक आता है। ए फॉर टू अडेशन के लिए आएगा पिलाई। ए से आएगा एंटीफाइगोसाइटिक के लिए आएगा कैप्सूल, सेकंड ए है ये, ओके। अब थर्ड ए के लिए आएगा टू अटैक वाला टॉक्सिन जो होता है मेनिंगोकोकस में, ओके, वो होता है एंडोटॉक्सिन। तो तीसरा ए हुआ ये। और चौथा ए आएगा IgA प्रोटीएस, ओके। तो देयर आर 4 ए। और एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो आएगा अधेशन के लिए पिलाई, सेकंड ए फॉर एंटीफाइगोसाइटिक के लिए आएगा कैप्सूल, थर्ड ए अटैक करने के लिए जो टॉक्सिन बना हुआ है उसके लिए आएगा अटैक टॉक्सिन जो होता है एंडोटॉक्सिन, फोर्थ ए जो है वो है IgA प्रोटीएस के लिए, ओके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ये जो 4 चीजें मैंने यहाँ पे दिखाई है वो एक्चुअल में कैसा काम करता है वो जानेंगे हम, ओके। ओके, तो सबसे पहले आते हैं विरुलेंस फैक्टर्स में। सबसे पहली चीज है सबसे पहला चीज आता है पिलाई विच हेल्प्स इन अडेशन टू द म्यूकोसा। जैसे कि डायग्राम में मैंने दिखाया था कि पिलाई होता है उसे, ओके। तो पिलाई होता है, तो पिलाई को उसका काम क्या होता है? पिलाई का होता है अडेशन करना, माने जो भी चीज जहाँ पे ये एंटर करता है बॉडी में तो उसको जोड़ पकड़ के रखना है बॉडी में, उसको इन्फेक्शन फैलाना है इसके लिए। तो अडेशन से आप याद रख सकते हो अडेसिव। क्या याद रख सकते हैं? अडेसिव, यानी कि पिलाई का क्या होता है? फेविकॉल का काम होता है पिलाई का, फेविकॉल के तरह जाना और चिपक जाना वहां पे ताकि इन्फेक्शन और ज्यादा फैल सके, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज द एंडोटॉक्सिन, जो सेकंड ए हमने पढ़ा था हो, ओके। तो एंडोटॉक्सिन रिलीज किया जाता है फ्रॉम मेनिंगोकॉकस, ओके, which induces the inflammatory response in the body and causes vascular necrosis, okay। इसका काम ही होता है ऑब्वियसली डैमेज करने का, तो ये डैमेज ही करेगा। तो इसका मेन अटैक कहाँ पे है? वेस्क्यूलर एंडोथेलियम, देख रहे हैं आप, वेस्क्यूलर एंडोथेलियम पे ज्यादातर ये अटैक करता है, ओके। तो ये जो वेस्क्यूलर एंडोथेलियम अटैक करेगा तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग बॉडी में तो होएगा ही। तो इसकी वजह से होता है पेटिशियल हीमरेजेस, ओके। पेटिशिया माने माइनर होल्स कर देता है एंडोटॉक्सिन अपने ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स हो जाते हैं पंक्चर। इसकी वजह से ही ब्लीडिंग लीक होने लगता है बॉडी में,
ओके, ब्लड लीक होने लगता है बॉडी में, इसके वजह से देखने को मिलता है अपने को पेटिशियल हीमरेजेस। और ये वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम के जरिए भी फैलता है। ये मैं आपको अभी जस्ट समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम होता क्या है। वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, तो सबसे पहले तो आपको ये जो दो नाम है, वाटर हाउस एंड फ्रेडरिक्सन, ये दो डॉक्टर्स ही थे जिन्होंने ये इसके बारे में ज्यादातर रिसर्च किया था, तो इसके लिए उनके ही नाम से ये रखा गया है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। बेसिकली इसमें क्या होता है, या यहाँ तक आपको पता चला कि इसके वजह से मेनिंगोकोकस के वजह से ब्लीडिंग होता है बॉडी में, इंटरनल ब्लीडिंग होगा बॉडी में। ये जो इंटरनल ब्लीडिंग है ना, वो अफेक्ट करेगा अड्रीनल ग्लैंड्स को। अड्रीनल ग्लैंड्स मतलब जो किडनी के ऊपर हेड के जैसा रहता है ना, वो होता है अड्रीनल ग्लैंड्स। ओके, तो इसकी वजह से होगा वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। तो आपको इसमें से सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, वाटर, वाटर, एंड आपको एस से याद रखना है ब्लड। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वाटर याद रखना है एंड एस से आपको याद रखना है फ्लड। ओके, ये जो फ्लड आएगा ना, कौन सा फ्लड आएगा, ब्लड का जो फ्लड आएगा ना बॉडी में, उसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं, जो किडनी के जस्ट ऊपर होते हैं, वो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, यानी कि एड्रीनल फेलियर होएगा। ओके, अभी देखो एड्रीनल ग्लैंड्स पे इफेक्ट हुआ है, यानी कि जो जस्ट किडनी के ऊपर है, तो बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आने ही है। तो बॉडी में जो सारे चेंजेस आने हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम में, वो क्या होगा, शॉक होगा। ओके, तो वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम में ज्यादातर क्या होगा, ब्लीडिंग तो होगा ही एंड विथ शॉक होगा। ओके, तो ये आपको कैसे याद रखना है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन, वाटर से डब्ल्यू से आपको रखना है वाटर, एच से याद रखना है आपको फ्लड है। ओके, कौन सा फ्लड, ब्लड का फ्लड होता है बॉडी में, जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड्स खराब हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा ए हमने पढ़ा था, उसमें आते हैं आईजीए प्रोटीज। देखिए, अगर अब मेनिंगोकोकस बॉडी में अब एंट्री हो चुका है, ओके, तो ये जब बॉडी में एंट्री हो चुका है बॉडी में, तो उसका सबसे ऑब्वियसली अपना इम्यूनिटी भी तो इसको रोकने का कोशिश डेफिनेटली करेगा। ओके, तो ये जो अपना इम्यूनिटी जो इसको रोकने का कोशिश करता है, तो वो अपना इम्यूनिटी में से इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स नहीं रिलीज किए जाते हैं, जो आपने इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, कुछ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स रिलीज किए जाते हैं। तो इसके अटैक में ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स रिलीज किए गए हैं अपने बॉडी ने, उसको फाइट करने के लिए, उसको अटैक करने के लिए मेनिंगोकोकस भी एक चीज रिलीज करेगा। वो क्या होता है, आईजीए प्रोटीएस। रिमेम्बर दिस, अपना बॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स रिलीज करेगा मेनिंगोकोकस को हटाने के लिए। ओके, उसके अटैक में, ओके, मेनिंगोकोकस क्या रिलीज करेगा, आईजीए प्रोटीएस। अब आईजीए प्रोटीज का क्या काम है, ये देखते हैं। आईजीए प्रोटीज का काम है डिफेंस करना, और जो आईजीए हमारे बॉडी ने रिलीज किया है, उसको इनएक्टिवेट कर देना, उसका काम खत्म कर देना, और हमारे इम्यूनिटी को और भी लोअर डाउन करता है। ओके, देखिए, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है पैथोजेनिसिटी में विरुलेंस फैक्टर्स। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। इसके जो सारे भी नोट्स है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, कक्षा मेड के इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगा as soon as the lecture is uploaded here. Okay, and other than that there are some outer membrane proteins जो कि इन अटैचमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि अटैचमेंट का काम क्या था, टेलाई का काम था अटैचमेंट, यानी अडेसिव, यानी कि फेविकॉल के जैसे चिपक जाना बॉडी में। ओके, और बाद में इंफेक्शन अपना फैलाना। द सेम थिंग गोज विद अदर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कुछ होते हैं मेनिंगोकोकस। ओके, जो यही काम करते हैं, विद टेलाई को हेल्प करते हैं अटैचमेंट के लिए। मैंने आपको निमोनिक जस्ट समझा दिया है। अभी हम बढ़ते हैं आगे पैथोजेनेसिस की तरफ। ओके, देखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ओके, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूं।
या ओके, दिस इज क्लियर। ओके ओके, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि मेनिंगोकोकस बॉडी में एंट्री कैसे लेता है। ओके, हमने जस्ट कवर किया पैथोजेनेसिटी, अब हम कवर करेंगे इसका पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बाकी है। ओके, अब सबसे पहले आएगा कि ये बॉडी में एंट्री कैसे लेता है। ओके, मैं आपको डायग्राम इसी डायग्राम में ये समझाने वाली हूँ, और आपको यही डायग्राम भी एग्जाम के लिए याद रखना है। अगर इस डायग्राम को आप समझ गए ना, तो आप फ्लो चार्ट के जैसे आराम से लिख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इस डायग्राम को समझना है। तो इसमें से आएगा ये दिस मेनिंगोकोकस। ओके, मेनिंगोकोकस आएगा बाया इनहेलेशन, क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ओके, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे फैलेगा, इनहेलेशन से फैल जाएगा ये। ओके, इनहेलेशन से फैलेगा ये, सीधा उसका एंट्री हो गया नेजोफेरिंक्स में। किधर हुआ, नेजोफेरिंक्स में याद रखेंगे आप। ओके ओके, अभी नेजोफेरिंक्स में हुआ तो ये नेजोफेरिंक्स में यहाँ पे पहुंच गया है, नेजल कैविटी में यहाँ पर पहुंच गया। ओके, इसके अलावा ये जाएगा यहाँ पे ऊपर, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, वो है ओल्फैक्टरी नर्व्स। ओके, अब ये सीधा नोज से पार करके, देखिए नोज से पार करके ये सीधा कहाँ पे गया, जो ग्रीन दिखता है ओल्फैक्टरी नर्व, सीधा नाक की नस में ही चला गया है वो। ओके, ओल्फैक्टरी नस में, तो ओल्फैक्टरी नर्व्स में चला गया। अब अब इसको कहाँ पे जाने का है, ब्रेन में जाने का है। ओके, तो ब्रेन में ये कैसे जाएगा, ओल्फैक्टरी नर्व्स को पार करके। ओल्फैक्टरी नर्व्स के ऊपर यहाँ पे क्या दिखा गया है, देखिए क्रिब्रिफॉर्म प्लेट दिखा गया है, जो यहाँ पे एक बोन जैसा स्ट्रक्चर है ना, जहाँ पे ये ओल्फैक्टरी नर्व्स अटैच्ड है, वो है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ओके, तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से ये ट्रेवल करते हुए ऊपर के तरफ जाएगा, जहाँ पे ब्रेन है हमारा, और वो भी ब्रेन में कहाँ पे जाएगा, इसका नाम क्या है, मेनिंगोकोकस। ओके, तो ये कहाँ पे जाएगा, मेनिंजिस में जाएगा। तो ये सीधा जाएगा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से जाएगा सीधा मेनिंजिस में। यही आपको लिखने का है एग्जाम में भी। ओके, तो आइए देखते हैं, हम एक बार फ्लो चार्ट में भी देख लेते हैं। हाँ, सो दिस इज द फ्लो चार्ट। सबसे पहले मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है, जस्ट गो थ्रू दिस फ्लो चार्ट, दिस विल बी शेयर्ड ऑन इंस्टा का हमारा आईडी। ओके, अब मैंने जो आपको जो जस्ट समझाया था ना, वो था एक वन पाथवे है। द सेकंड पाथवे इज इट विल अटैक ब्लड में सीधा जाएगा एंड इट विल डायरेक्टली रीच सीएनएस। ओके, दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि दो पाथवेज है, एक डायरेक्ट जाएगा यानी कि सीधा ब्लड से सीधा जाएगा सीएनएस में, सीधा ऊपर ब्रेन में जाएगा, एंड द सेकंड इज मैंने जस्ट आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया, दिस वाज पैथोजेनेसिस। ओके, अब हम देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स दिखने वाले हैं। अब हम पढ़ने जाने वाले हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। ओके, तो सबसे पहले तीन चीजें आएगी, अगर आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आएगा मेनिंजाइटिस, क्योंकि ये मेनिंजिस, इसका नाम ही मेनिंगोकोकस है, तो इसका इन्फेक्शन कहाँ पे आएगा, मेनिंजिस पे। तो ITIS, आइटिस जो वर्ड है उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजिस। और ये जो पहला टर्म आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है, वो है मेनिंगोकॉक्सीनिया। ओके, मेनिंगोकॉक्सीनिया क्या होता है, बेसिकली मेनिंगो माने मैनेजेस, कॉक्सी, कॉक्सी माने ये जो कॉकस बैक्टीरिया है, एंड द लास्ट टर्म इज एनिया। एनिया का मतलब होता है ब्लड में ये इंफेक्शन फैलाता है। सिंपल टर्म है मेनिंगोकॉक्सीनिया, नाम सुनने में बड़ा लग सकता है, बट इसका मतलब यही है कि जो मेनिंगोकॉकस बैक्टीरिया है वो ब्लड में अपना पूरा इंफेक्शन फैलाए। ओके, इसके बारे में थोड़े सिम्टम्स आएंगे जो हम आगे बात करेंगे। और जैसे सबसे पहले हमने पैथोजेनेसिस में देखा कि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ओके, तो जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं ना, उसका सारा असर होता है लंग्स पे। ओके, तो लंग्स पे सबसे पहले आप लिख देंगे निमोनिया, इसके अलावा कंजंक्टिवाइटिस एंड आर्थराइटिस, बट द मेजर थिंग्स आर दीज थ्री, मेनिंगोकॉक्सीनिया, मेनिंजाइटिस एंड वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, जो मैंने आपको जस्ट बताया था। आगे और ज्यादा पढ़ते हैं इसके बारे में।
ओके, मेनिंगोकॉक्सीमिया जो होता है तो जब ब्लड में अगर इन्फेक्शन आता है तो बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे कि बॉडी में कैसे चेंजेस आएंगे, अगर कोई भी बैक्टीरिया, फॉरेन बैक्टीरिया अगर बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले आएगा फीवर। साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन याद रखिएगा, सबसे पहले आएगा फीवर, मेलाइसे एंड पेटिचुअल स्किन लीशंस। पेटिचुअल स्किन लीशंस क्यों? क्योंकि ये मेनिंगोकॉक्सीमिया मतलब ये जो ब्लड में इंफेक्शन फैलाता है, इट इज इन द ब्लड। ओके, तो ये जो इंटरनल ब्लीडिंग होता है उसके वजह से होता है पेटिचियल स्किन लीशंस, ये आपको याद रखना है। एंड इसका असर होता है लंग्स, जॉइंट्स, एड्रिनल्स पे एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स ड्यू टू एंडोटॉक्सिन। ब्लड के साथ ये हमेशा जाएगा पूरे बॉडी में, तो सारे ऑर्गन्स में ये कुछ ना कुछ डिजीज फैलाते हुए जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक फेटल वाला मेनिंगोकॉक्सीमा, एक बहुत ही सीरियस वाला मेनिंगोकॉक्सीमा जो मैंने आपको जस्ट समझाया था, वो है वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम में क्या होता है, मैंने आप वापस से याद कीजिए। वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम में क्या होता है, फ्लड आएगा। कौन सा फ्लड आएगा? ब्लड का जो फ्लड आएगा वो क्या डिस्ट्रॉय करेगा? एड्रीनल ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय करेगा जो किडनी के एग्जैक्ट ऊपर होते हैं। ओके, ये एड्रीनल ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय करेगा। इसकी वजह से क्या जाएगा बॉडी में, क्या चेंजेस आएंगे बॉडी जाएगा शॉक में। शॉक में जाएगा, मल्टी सिस्टम फेलियर भी हो सकता है, एनडीआईसी, डिसअमाइनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन भी हो सकता है। ब्लीडिंग चेंजेस भी कुछ बॉडी में देखने को मिलते हैं। एंड मेनिंगोकॉक्सीमिया इज फेवर्ड बाय कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी। अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी कुछ डिजीज के वजह से होता है या तो जेनेटिक कॉज के वजह से होता है, तो मेनिंगोकॉक्सीमिया और ज्यादा फेवर कर जाएगा। ओके, कौन से कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी आपको याद रखना है? C5 to C9। ओके, क्योंकि ये एक ब्लड का डिजीज है ये मेनिंगोकॉक्सीमिया। आगे बढ़ते हैं। एंड अगेन आई टोल्ड यू अबाउट मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजिस का इन्फेक्शन होता है। उसमें कैसे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे? हेडेक होगा, बहुत ही सीवियर वाला हेडेक होता है मेनिंजाइटिस का। ओके, एंड नेक स्टिफनेस, वॉमिटिंग एंड विद डेलिरियम एंड कंफ्यूजन। अब डेलिरियम आप कैसे याद रख सकते हो? आपने अगर के ड्रामा देखा होगा क्वीन ऑफ टीयर्स, तो उसमें जो मेन लीड थी उसको भी डेलिरियम होता था। शी वाज थिंकिंग दैट शी कैन नॉट रिमेम्बर एनीथिंग, और ऐसा कुछ सिनेरियो था वहां पे, और अचानक से वो एक अलग ही जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाती थी। ओके, तो दिस वाज डेलिरियम, हर डेलिरियम। तो यही आपको कोरिलेट करना है मेनिंजाइटिस में। ओके, शी वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम सम ब्रेन इन्फेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लैब डायग्नोसिस। अब हमारा सिर्फ लैब डायग्नोसिस बाकी है एंड देन ट्रीटमेंट बाकी है। लैब डायग्नोसिस इज वेरी इजी। सी, लैब डायग्नोसिस में हमको सबसे पहले तो आपको देखना है कैसा स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। अभी हमने जो डिजीजेस के बारे में बात किया था, ओके, जो डिजीजेस के बारे में हमने बात किया उसमें सबसे पहले आता है ब्रेन। आपको इसी तरह याद रखना है कि स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा ब्रेन, तो ब्रेन से हम कलेक्ट करेंगे CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट कम्स ब्लड, क्योंकि मेनिंगोकॉक्सीमिया भी होता है इस डिजीज में। द थर्ड वन कम्स नेसोफेरेंजियल स्वैब, which these three which I have marked is very important. Okay, then sputum, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ओके, and conjunctival swab is that's not necessary, but these four things we have to remember. सबसे पहले तो CSF मस्ट है क्योंकि मेनिंजेस में ही तो इन्फेक्शन होता है, एंड देन कम्स ब्लड क्योंकि मेनिंगोकॉक्सीमिया होता है। द थर्ड इज नेसोफेरेंजियल स्वैब, क्योंकि जैसे हमने पैथोजेनेसिस में पढ़ा नेसोफेरिंक्स से ही ट्रेवल करके ये उबर जाता है। द फोर्थ इज द स्पूट। ओके, the next is the collection is the samples are always collected in sterile containers with standard procedures. This sentence can be used for जो भी बैक्टीरिया आपको एग्जाम में आते हैं जिसका भी लैब डायग्नोसिस आपको लिखना है, तो उसके कलेक्शन जो आपको हेडिंग है उसके अंदर आप यही लाइन हर जगह लिख सकते हैं, इवन इफ यू डू नॉट रिमेम्बर एनीथिंग एल्स। ओके, द सैंपल्स आर कलेक्टेड इन स्टेराइल कंटेनर्स विद स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट इसका, जैसे कि ये एक डेलिकेट ऑर्गेनिज्म है तो इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली टू द लैबोरेटरी। ओके,
देन इसका जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है उसमें हम क्या लिखेंगे, दो आएगा। जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लिखते हैं तो हमें दो हेडिंग्स में लिखा पड़ता है, बैच प्रिपरेशन एंड ग्राम स्टेनिंग। बैच प्रिपरेशन में आपको लिखना है pus cells, almost everyone shows pus cells, okay, every bacteria kind of shows pus cells। एंड ग्राम स्टेनिंग तो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में मॉर्फोलॉजी में समझा दिया था, ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है विथ pus cells, यही लिखना है आपको। एंड डायरेक्ट इम्यूनोफ्लुओरेसेंस टेस्ट, एक होता है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लुओरेसेंस टेस्ट भी आता है, ओके। तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लुओरेसेंस टेस्ट में इट इज फ्लोरेसेंट दिखता है वो मेनिंगोकोकस, ओके। आप देखते हैं जो कल्चर है, जो कल्चर में हमने देखा था वो आपको एज इट इज लिखना है। जो कल्चर है, जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने पहले लिखा था वो सेम एज इट इज यहाँ पे भी आएगा, ओके। बायोकेमिकल रिएक्शंस की सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट, ओके। देन कम्स सीरोटाइपिंग। सीरोटाइपिंग में एग्लूटिनेशन मेथड्स विद एग्लूटिनेशन मेथड ज्यादातर होता है। यही आपको मेंशन करना है, सीरोटाइपिंग इज डन बाय एग्लूटिनेशन विद होली और मोनोवैलेंट एंटी मेनिंगोकोकल सीरम, ओके। सीरम मेनिंगोकोकस का जो सीरम होता है उससे सीरोटाइपिंग होता है। सीरोटाइपिंग क्यों जरूरी है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो कैप्सूल है उसमें कितने वेरिएंट्स हैं, 13 वेरिएंट्स हैं कैप्सूलर पॉलीसैचराइड में, कितने हैं 1 3 13। तो इसके लिए सीरोटाइपिंग ज्यादा जरूरी, ओके, क्योंकि कौन से टाइप का क्या इन्फेक्शन है वो जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट कम्स antibiotic susceptibility testing. For this, you can safely write this sentence, this whole sentence for each of the bacteria. You will get marks. Okay? ये कौन सा सेंटेंस है? It is done by Kirby Bor this diffusion method on Mueller Hinton agar. तो दो निमोनिक्स में आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ, के बी से आएगा कर्बी बोर दिस डिफ्यूजन मेथड, ओके। एंड एमएच से क्या आएगा, म्यूलर हिल्टन अगार, ओके। देन द नेक्स्ट कम्स एंटीजन डिटेक्शन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो उसमें आपको ये 4 टेस्ट याद रखने हैं, एलाइसा, फिर काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेटेक्स एग्लूटिनेशन एंड कीन एग्लूटिनेशन, ओके। Then comes nucleic acid detection in the samples, which is done by PCR. हमेशा न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन का कोई भी कॉलम रहेगा आपको फॉर एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, आप सिर्फ ये लिख सकते हो PCR, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है ये इसका ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास है 3 एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज सेफ्ट्राइक्सोन, द सेकेंड इज सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड द थर्ड इज रिफाइम्पिसिन। इसके लिए एक निमोनिक दिया गया है मैंने, CR, C से आएगा सेफ्ट्रिएक्सोन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, और R है उसे आएगा रिफैम्पिसिन, ओके। द लास्ट इज प्रोफिलैक्सिस, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मेनिंगोकोकस को, तो इसके लिए है वैक्सीन होंगे। प्रोफिलैक्सिस में ज्यादातर वैक्सीन ही आपको लिखा है, तो वैक्सीन यूज होते हैं जो कि होते हैं मोनोवैलेंट एंड पॉलीवैलेंट। सबसे होता है कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड। कोई ये देखिए वैक्सीन में जो बहुत सारे हमने कैप्सूल के बारे में पॉलीसैकेराइड्स पढ़ा था, बहुत सारे सीरो ग्रुप्स होते हैं, तो उसका जो होता है कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड वो होता है वैक्सीन में अवेलेबल। तो द सेम थिंग विल बी यूज्ड हियर इन द वैक्सीन व्हिच इज ग्रुप स्पेसिफिक, दैट इज व्हाई ग्रुप स्पेसिफिक। और इतने और मेनिंगोकोकस के कितने ग्रुप्स हैं, 1 3 30 सीरो ग्रुप्स हैं, हर वेरिएंट के लिए अलग अलग वैक्सीन, ओके। The immunity is group specific. अब हमने मेनिंगोकोकस यानी कि नाइसीरिया मेनिंजाइटिस पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आई सीरियसली होप कि with the help of the tricks and the mnemonics that I have shared here, you can write your answer very well. और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे मेनिंगोकोकस अगर आया तो, ओके। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए जो माइक्रोबायोलॉजी पैरासाइटोलॉजी के रिलेटेड है, आप हमारे चैनल कक्षा मेड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं एग्जाम रिलेटेड टिप्स और माइक्रोबायोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी के और भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स शेयर करने वाली हूँ जल्दी, ओके। और इसकी जो नोट्स है वो आपको
मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे मिल जाएंगे, जो है कक्षा मैट, सेम चैनल के नाम पे ही है. Okay, so no need to take the screenshot of this. You can take the notes directly from there. Okay, and if you like the video, do like, share, and subscribe to this channel. Kaksha Med. Bye bye.